आईपी अड्डा में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास और एक और कंपनी जो शेयर मार्केट में एंट्री के लिए तैयार है, कंपनी का नाम है विशाल मेगा मार्ट। आप में से ज्यादातर लोग इस ब्रांड के बारे में जानते होंगे। जो छोटे शहर हैं, जो टियर 2 टियर 3 सिटीज हैं, इनमें काफी स्टोर्स हैं कंपनी के। और कंपनी अब शेयर मार्केट में एंट्री करने जा रही है, लिस्टिंग कराने जा रही है अपनी। कब पहले मैं आईपीओ की डिटेल आपको बता दूं। आईपीओ खुल रहा है 11 दिसंबर को और क्लोज होगा 13 दिसंबर को। इसका जो प्राइस बैंड रखा गया वो 74 से 78 रुपए का रखा गया है और इस आईपीओ के जरिए कंपनी 8,000 करोड़ रुपए जुटा रही है। जो ओएफएस है, इसमें कोई फ्रेश इशू नहीं है। मेरे साथ कंपनी की टॉप मैनेजमेंट है, जिनसे हम समझेंगे कि कंपनी की ग्रोथ अब तक कैसे रही है, आगे ग्रोथ के लिए क्या प्लान्स हैं, कैसे वो बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। मेरे साथ है कंपनी के एमडी एंड सीईओ मिस्टर गुनिंदर कपूर। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर और बहुत थैंक यू शुक्रिया वेरी समय मच। देने के लिए। थैंक यू अ, विकास। आप आईपीओ लेकर आ रहे हैं, लेकिन मैं वैसे तो कहूंगा कि ये नोन ब्रांड है, काफी लोग जानते हैं, छोटे शहरों में काफी पहुंच है आपकी। लेकिन सफर में आपसे सुनना चाहता हूँ कि कैसे शुरुआत की आपने और कैसे ये जर्नी अब तक की रही है। ये जर्नी बहुत ही भगवान की कृपा से हम लोग की अच्छी और सक्सेसफुल रही है। अभी हम लोग आईपीओ लेके आ रहे हैं। हमारा बेसिक जो उद्देश्य है वो ये है कि मिडिल और लोअर मिडिल इनकम ग्रुप इंडिया की हम एस्पिरेशंस हैं, जो उनकी जो चीज़ें वो खरीदना चाहते हैं उनको हम अफोर्डेबल बनाएं। और अब लास्ट 10 साल में ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं हमारे यहाँ इंटरनेट की अवेलेबिलिटी और पेनिट्रेशन करीब करीब 100 करोड़ लोगों में है। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो भी कंटेंट है, जो भी न्यूज़ हो, ई कॉमर्स हो, फैशन शोज हो, जो भी है वो अब सबको एक्सेसिबल है। इसकी वजह से हमारे मिडिल और लोअर मिडिल ग्रुप इंडिया और खासकर यंग लोगों की एस्पिरेशंस बहुत डायनेमिक हैं और बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। पर अफोर्डेबिलिटी अभी भी चैलेंज है। तो हमारा ये उद्देश्य है कि हम हर हफ्ते उनकी एस्पिरेशंस को आइडेंटिफाई करें, क्योंकि बहुत डायनेमिक सिचुएशन है, और मेहनत करके उनको अफोर्डेबल बनाए। उसके लिए चाहे हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़े या नए बिजनेस सिस्टम्स का इस्तेमाल करना पड़े या जो भी करना पड़े, अपनी तरफ से हमारा उद्देश्य है कि उनको अफोर्डेबल बनाया जाए। और ये हम, जैसा कि आपने शुरू में कहा, अपैरल में, कपड़ों में कर रहे हैं, जनरल मर्चेंडाइज में कर रहे हैं, और खान पीन का जो सामान है, फूड एंड ग्रोसरी, उसमें कर रहे हैं। बिल्कुल। सर, वैसे तो आपके ब्रांड को अगर मैं देखूं तो दिल्ली से लेकर नॉर्थ इंडिया में भी काफी स्प्रेड मिला है, लेकिन मैं ओवरऑल पूरे इंडिया के मैप पर समझना चाहता हूं कि बिजनेस आपने अब कहां तक पहुंचा दिया है, कौन कौन से राज्यों में प्रेजेंस है और किस राज्य में सबसे ज्यादा है। देखिए, अभी हम 3 राज्यों में पूरे स्टोर एक्सपेंशन में अभी नहीं पहुंचे हैं, पर वो बहुत जल्दी होने वाला है। जो है केरला, टीएन, महाराष्ट्र और गुजरात, जिसमें से केरला में अभी एक्सपेंशन का काम शुरू हुआ है, और बाकी 3 राज्यों में भी बड़ी जल्दी होगा। जब भी हम किसी नए राज्य में जाते हैं, वहाँ पे लार्ज क्लस्टर ऑफ स्टोर्स खोलते हैं, ताकि हमारा जो ऑपरेशन है वो एफिशिएंट हो जाए और प्रोडक्टिव हो जाए। हालांकि मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करूँगा कि हम लोग, मान लीजिए, एक राज्य में स्टोर क्लस्टर में खोल रहे हैं, पर इसके अलावा जो जो हमारे एग्जिस्टिंग राज्य हैं उनमें भी हम हर स्टोर हमेशा खोलते रहते हैं, टू डीपन आवर प्रेजेंस, टू कवर द गैप्स। तो वो साइमल्टेनियस चलता है, और जल्द ही हम बाकी के तीनों राज्यों में भी पहुंचेंगे, और उसके बाद हमारे स्टोर हिंदुस्तान में हर जगह होंगे। बिल्कुल। सो अभी सिर्फ 3 राज्य ऐसे हैं जहां अभी प्रेजेंस नहीं है, बाकी जगहों पर आप पहुंच चुके हैं। सर, एक जो मैंने फ्रेश इशू को जब देखा, आईपीओ के पूरे प्रोसीड्स को देखा, तो आप ओएफएससी लेकर आ रहे हैं, आपने फ्रेश इशू नहीं रखा है। तो फ्रेश इशू नहीं रखने के पीछे क्या वजह रही थी? क्या आप नए स्टोर्स की फंडिंग इंटरनल अप्रूवल से करने वाले हैं? ग्रोथ के लिए आपको जरूरत नहीं थी पूंजी की? जी, हमें ग्रोथ के लिए कोई एक्सटर्नल फंडिंग की ज़रूरत नहीं है। अगेन, भगवान की दया से हमारे इंटरनल अप्रूवल्स बहुत सॉलिड है। वो सफिशिएंट है हमारी ग्रोथ को फाइनेंस करने के लिए, और हमारी बैलेंस शीट पे भी कैश है, जो कि हम ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो आखिरी चीज़ है कि हमारी कंपनी में डेट बिल्कुल भी नहीं है, तो हम टोटली डेट फ्री कंपनी है। तो इस वजह से अभी उसमें प्राइमरी की हमको ज़रूरत नहीं है, और ना ही लगता है कि पड़ेगी कभी।
डेट फ्री है कंपनी। आपने फाइनेंशियल्स पे बात की तो मैं फाइनेंशियल्स पे एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ। मैंने रेवेन्यू और प्रॉफिट का ग्रोथ देखा और जी। काफी स्टेबल ग्रोथ मैं देख पा रहा हूँ। तो ये जो ग्रोथ है रेवेन्यू में और मुनाफे में, ये आगे भी कंटिन्यू रहेगी? इसके क्या ट्रिगर्स हैं और क्या उस डायरेक्शन में आप स्टेप्स उठा रहे हैं? देखिए, मैं बस आपसे एक नंबर शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि आगे की गाइडेंस तो हम लोग नहीं देते। पर अभी जो क्वार्टर 2 खत्म हुआ है साल का, क्वार्टर 1 खत्म हुआ है और फर्स्ट हाफ खत्म हुआ है, इसमें भी हमारी ग्रोथ उसी तेजी से आगे बढ़ रही है और हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये बिल्कुल बरकरार रखी जाए। बिल्कुल। सर, बात कुछ चैलेंजेस की करते हैं। पहला चैलेंज आता है ऑनलाइन की तरफ से। सो क्या ऑनलाइन आपको थोड़ा चैलेंज पोज करता है, या फिर जिन शहरों में आप छोटे शहरों में हैं वहां पे ऑनलाइन उतना बड़ा खतरा या उतना बड़ा कंपटीशन नहीं है आपके लिए? देखिए, ऑनलाइन एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है कस्टमर्स के लिए और इसमें भी हम प्रोएक्टिवली आगे बढ़ रहे हैं। पिछले साल हमने जो अब क्विक कॉमर्स जिसे कहते हैं वो इमर्ज हुआ है चैनल, तो हमने पिछले साल से ही अपना इसमें पायलट शुरू किया हुआ था और उसके अच्छे नतीजे निकले हैं। और इस समय हम ये क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म बाकी नए शहरों में भी एक्सपैंड कर रहे हैं। तो आपको जान के खुशी होगी कि आज की डेट में, हालांकि रोज उसके ऊपर काम चल रहा है, करीब 390 शहरों में हमारा क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पहुंच चुका है। तो हम उसका भी पूरा उसको यूज करेंगे ताकि हम अपने कस्टमर्स को जो कन्वीनियंस चाहते हैं वो कन्वीनियंस हम प्रोवाइड कर सकें। बिल्कुल। सो स्टोर के अलावा ई कॉमर्स पर भी बराबर फोकस है। जी। एक जो परेशानी कहें अगर, कि जब हम सोर्सिंग करते हैं, वेंडर सोर्सिंग करते हैं, क्योंकि आप मैन्युफैक्चर नहीं करते, आप सोर्सिंग करते हैं, तो वहां पे चैलेंज आती है क्वालिटी की जी। और कंटिन्यूटी की। जी। तो आप उसे कैसे इंश्योर करते हैं कि क्वालिटी भी बरकरार रहे और सप्लाई चेन भी कभी डिस्टर्ब ना हो? क्या लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आपके वेंडर्स से, या फिर क्या उसके पीछे मैकेनिज्म क्या है? देखिए, उसमें दो चीजें बहुत जरूरी हैं। हम अपने वेंडर्स को, जो भी नया वेंडर आता है या एग्जिस्टिंग वेंडर है, उनकी पहले असेसमेंट करते हैं कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, लोगों के हिसाब से और पैशन के हिसाब से क्वालिटी जरूरी है कि नहीं है। और वैसे ही वेंडर सेलेक्ट किए जाते हैं जिनकी क्वालिटी पे फोकस उतना ही हो जितना हमारा है। इसके अलावा हमारी इन हाउस क्वालिटी टीम भी है बहुत बड़ी, जो कि जो भी प्रोडक्ट बन रहा है जैसे कपड़ों में, वो इनलाइन इंस्पेक्शन भी करते हैं जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, और अंत में जब वो हमारे वेयरहाउस में आता है उस समय भी उनकी क्लियरेंस के बिना वो वेयरहाउस में नहीं डिस्पैच किया जा सकता। तो बोथ फ्रॉम वेंडर साइड और हमारी तरफ से हम कोशिश यही करते हैं कि बिल्कुल अपने कस्टमर्स को, जो कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है, उनके लिए तो हम कोशिश करते हैं कि उनको बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी दी जाए, क्योंकि वो अपने इनकम का और अपनी डिस्क्रिशनरी इनकम का कुछ भाग हमारे ऊपर खर्च करते हैं। इसके लिए हम हमेशा बहुत अपने आप को उनके आभारी समझते हैं। बिल्कुल। सर, बहुत शुक्रिया आज आपका। आपने डीडी प्रॉपर्टी हिंदी से बात की और अपने बिजनेस के बारे में बहुत आसान तरीके से बताया कि कैसे आपने ग्रोथ अब तक की है। मैं आईपीओ की डिटेल कंपनी की एक बार बता दूं। ये जो आईपीओ है वो खुल रहा है 11 दिसंबर को, क्लोज होगा 13 दिसंबर को। इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 74 से 78 रुपए रखा गया है, और इस आईपीओ के जरिए कंपनी 8,000 करोड़ रुपए जुटा रही है, जो कि ओएफएस है। इसमें फ्रेश इशू नहीं है। हमने कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से बात की और समझा कि ग्रोथ को लेकर उनके क्या प्लान्स हैं, कैसे वो पूरे इंडिया में स्टोर्स खोल रहे हैं और कैसे वो नए स्टोर्स को ऑपरेट कर रहे हैं, ई कॉमर्स में कैसे वो अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं।